वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत आज होगी। राजा रियाज का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं है, पूरी कोशिश होगी वज़ीर आज़म के साथ निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लें। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ किया है। मुस्लिम नून की जानिब से भी अभी तक नाम सामने नहीं लाए गए। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए फरीकैन के पास 3 दिन का वक्त है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी हवाले से मजीद बात होगी। मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? सियासी चमगोइयों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज दोपहर मुशावरत होगी। इससे कबल 2 बार ये मुलाकात मुलतवी हो चुकी है। तहम राजा रियाज का कहना है निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम दिए गए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के नाम अभी सामने नहीं लाए गए। सराय के मुताबिक हफीज शेख को निगरान काबीना में वज़ारत खजाना देने की तैयारी भी हो रही है। असेंबली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में नाम फाइनल न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेगा। और निगरान वज़ीर आज़म के मामले के हवाले से इस वक्त जमातें क्या मौक़िफ़ उनका है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने भी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। और जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म का मामला है उस पर हम बात करेंगे। क्या वजह है कुंडी साहब के निगरान वज़ीर आज़म का नाम अब तक फ़ाइनल नहीं हो सका है? मुशावरती अमल कहाँ तक पहुँचा है? जो निगरान वज़ीर आज़म का नाम है उसके लिए आज लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ने मुलाकात करनी है। उसमें उन्होंने जो है वो नाम लेके जाने हैं। उसमें ये है कि लीडर ऑफ द हाउस डेफिनेटली इत्तेहादी जमातें हैं, 10-12 जमातें हैं, तो वो जमातें जो हैं अपने अपने नाम दिए, उसमें से 3 शॉर्ट लिस्ट करके लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जाएंगे। तो अब जब जाएंगे तो आज उस पर जो है वो बातचीत शुरू होगी और उम्मीद है कि जल्द जो है ये प्रोसेस भी कंप्लीट। अच्छा, एक जो और चीज़ जो है कुंडी साहब, कौमी असम्बली भी तहलील हो गई है और अब चीज़ें जो हैं वो आगे किस तरह से बढ़ेंगी, क्या इस पर जो है वो तय किया जा रहा है? इस पर मैं कोई डिबेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन को शायद उम्मीद है कि ये हल कर ले इस मसले को। अगर नहीं हल करते तो बिल्कुल प्रोसेस है जिसमें एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अगर वो भी हल नहीं कर सकी तो फिर जो है इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ेगा। सही। तो कुंडी साहब, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर मुमकिन है, क्योंकि मामला मरदमशुमारी का भी है, फिर हल्का बंदियां भी हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो, टाइम पूरा हो और फिर उसके बाद इत्तेहादी जमातों की FRC के 90 दिन की कैंपेन हमें करनी है, तो फिर 90 दिन हुआ। इस दौरान फिर CCI आ गई और मरदमशुमारी जो है ये वो आ गया। तो अब जो नज़र आ रहा है कि मरदमशुमारी का जो प्रोसेस है डिलिमिटेशन का, वो 6 महीने कह रहे हैं कि हम लेंगे। अब देखते हैं। हमारी तो अभी भी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। इस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का वायद हल यही है कि वो फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन हों, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है, ताकि इस मुल्क की बात। तो कुंडी साहब, इंतखाबात की जो ताख़ीर है इसका फिर फ़ायदा किसको हो? देखिए, इसका फायदा नुकसान तो कोई वो नहीं है, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये तो उस वक्त पता चलेगा, लेकिन मैं नहीं समझता पॉलिटिकल फोर्सेस को इसका फायदा होगा। पॉलिटिकल फोर्सेस को यही फायदा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। मामला ये है कि अब निगरान वज़ीर आज़म के बातचीत आगे बढ़ेगी तो फिर मामलात हल भी होंगे। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है निगरान वज़ीर आज़म का, तो मुशावरती अमल कहाँ तक पहुँचा है सर? देखिए, मुशावरती अमल हो रहा है। आप हर वक्त आपको आगाही हो रही है। हम भी वही यहीं से मीडिया से आगाही लेते हैं, कोई मीटिंग्स में तो नहीं होती। देखें ना, बड़े मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और हो सकता है उनके अपने करीबी 1-2 जो है आसिफ जरदारी साहब और इनसे होती हो। बाकी तो किसी को पता नहीं है। $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं, किसी के एग्जैक्ट आइडिया नहीं है।
वही स्पेकुलेट जो हो रहे हैं, नाम आ रहे हैं मीडिया पे, हम भी वही सुनते हैं। तो शेख साहब, मामला अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान ही हल हो जाएगा या फिर कमेटी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन तक अपना किरदार वो अदा करने पर इलेक्शन कमीशन जो है वो मजबूर होगा? मामला इधर ही हल हो सकता है? ये मामला यही मैं हल होता हूँ देख रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। राजा रियाज साहब भी सीजन पॉलिटिशियन है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर ऑफ हाउस हैं। इन दोनों ने आईनी तौर पे फैसला करना है। मैं यही देख रहा हूँ, फैसले का यही हो जाएगा, तय हो जाएगा। सही, ठीक है शेख साहब। इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है और होती नज़र भी आ रही है, तो इसका फ़ायदा फिर किसको होगा? खीर होती है तो मैं तो नहीं देख रहा कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको अगर 5 साल पहले काम करने का वक्त मिला है तो उसके बाद होना है। तो अगर इलेक्शन 90 दिन में होना है, महीना या 2 महीने लेट होने से तो कोई खास किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। हम हर किसी को अपना काम करने का और मौका मिल जाएगा, अपना काम करें, लोगों को अपना मैनिफेस्टो एक्सप्लेन करें, पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बात यह है अभी तक जमहूरियत का ना जो रिजल्ट आने थे वो नहीं आ सके। जो हम तवक्को करते थे कि मुल्क में 15 साल से कंटिन्यूड जमहूरियत है, तीनों बड़ी पार्टियों को मौका मिला है। 3 ही बड़ी पार्टी है ना इस वक्त भी, अगले इलेक्शन भी हो जाए तो ज़्यादातर तवक्को तो ये है ना कि 3 बड़ी पार्टी हैं पाकिस्तान में। तो उन बड़ी पार्टियों को 4 साल इन 15 साल में PTI को मिले हैं, 5 साल पीपल पार्टी को मिले हैं। और अगर ये साल भी हमारे ज़मरे में डाल दिया जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, हालांकि कोलिशन गवर्नमेंट है लेकिन डाल भी दे तो 6 साल हमें मिले, तो 15 साल में तीनों पार्टियों को वक्त मिला है। लेकिन 15 साल पहले का पाकिस्तान मैं समझता हूँ आज 15 साल बाद के पाकिस्तान से बेहतर था। तो 15 साल की जमहूरियत ने पाकिस्तान को लोगों को क्योंकि जमहूरियत का मकसद लोगों की खुशहाली, उनकी डेवलपमेंट, उनकी तालीम, उनके रोज़गार, वो मेनली मामलात होते हैं। तो हमारी आबादी तो बढ़ रही है 2.5%, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। इस साल भी ग्रोथ 0% रही है और ये पिछले 3.5 साल भी PTI की हुकूमत ने चोर डाकू कर करके ना यही करते रहे। वो खुद साथ थे, वो खुद बहुत बड़े ईमानदार और सादिक और अमीन थे और हम लोग सब चोर डाकू हमारी तरफ इशारा करके कहते थे वो चोर डाकू। हालांकि आप देखिए मैंने 97 से ये सोच के इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमारी फैमिली या हम लोग कभी सियासत में चिन्योट शेख बरादरी वाले नहीं आते थे ना, बिजनेस करते थे कि भाई मुल्क की जो हमने दुनिया देखी है, उन्होंने जिस तेजी से तरक्की की है हम भी तरक्की में हिस्सा लें। लेकिन वो होता, मैंने आते ही ना 97 में ऐलान किया कि मैं 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लूँगा। 97 से लेकर 99 तक तनख्वाह नहीं ली। हम सब चोर डाकू थे, वो इशारा करते थे, हमें बुरा लगता था जब हमारी तरफ इशारा करते थे। लेकिन अल्लाह करे मुल्क में जो है ना ईमानदार और बासलाहियत क़यादत आए जो कि मुल्क को आगे बढ़ा सके। दुनिया पूरी आगे चली गई और हम जो कि 98 तक ना पहले 21 साल पाकिस्तान को की मिसालें दुनिया दिया करती थी। अब उसके बाद हमने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, आपस में पॉलिटिकल टर्माइल हुआ, लोग भी जमहूरियत के शेदाई हो गए। तो जमहूरियत में हमें मिल के काम करना नहीं सिखाया, हमें लड़ाई झगड़ा सिखाया। बात यह कि 70 में क्या हुआ, 2 पार्टियां आपस में लड़ पड़ी, अवामी लीग और पीपल पार्टी। उन लड़ाई की वजह से मुल्क 2 लाख हो गया। फिर 77 में 2 पार्टियां इलेक्शन हो गए, 70 में फेयर इलेक्शन हुए, आपने देखा ना। तो इलेक्शन फेयर होने से तो कोई रिजल्ट बल्कि टर्माइल हो गया ना। 77 में भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना गया। फिर पीपल पार्टी और हमारी कौमी इत्तेहाद में लड़ाई हो गई और हम उस टर्माइल में फंस गए और फिर मार्शल लॉ लग गया। अब ये देखिए कि ये एक नए आए थे इनकलाब के नारा लेके और मुल्क को आगे बढ़ाने के नारा लेके, तो चोर डाकू के अलावा तो उनकी गर्दान नहीं थी। अब झगड़ा फिर हो गया, ये तीसरा झगड़ा है। तो झगड़ों ने ये जो पॉलिटिकल टर्म है, सबसे ज़्यादा नुकसान मैं अगर समझता हूँ, जो मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में अलायंस ना होना, उनमें कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी ना होना, उनका एक दूसरे से समझौता, सबको अपनी ये पड़ी हुई है कि मैं किस तरह इक़्तिदार में हूँ। तो उसने मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क हमारा बहुत नीचे चला गया। हम सबको मिल के बैठ के एटलीस्ट कामन कोई ना कोई मिनिमम एजेंडा बनाना पड़ेगा और चार्ट ऑफ इकॉनमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो अगर नहीं है तो सम्राट पहुंचने चाहिए, जो इस मुल्क को जमहूरी तरीके से आना चाहिए, पार्लिमानी तरीके से, उसके सम्राट उस तरह से नहीं आ पाए हैं। हालांकि 15 साल से मुसलसल हम जमहूरी हुकूमतों को ही देखते चले आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब शुक्रिया आपके वक्त का।
हमारी तो हम देख रहे हैं कि कब नाम कुछ सामने आते हैं, को 2 नाम सामने आए हैं और दोनों जिलानी हैं। कल आप बता रहे थे गिलानी और जिलानी बेसिकली तो एक ही हैं, तो अब 2 जिलानी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या और आगे मामलात हल हो जाएगा। आज मुलाकातों पर मुलाकातें, असम्बली भी तहलील हो गई है सर। ये मुझे आज मालूम हुआ है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं ये सियासतदान हैं, चूँकि पीपल्स पार्टी ज़ोर दे रही थी कि हम सियासतदानों का नाम पेश करें। तो अब ये तो अभी मैं, चूँकि थोड़ी देर पहले कुंडू साहब थे तो कुंडी साहब से ये पूछ लेना चाहिए था हमें कि जनाब कुंडी साहब, ये आपको सियासतदान जो हैं पाकिस्तान में ये मिले हैं जो मुल्तान के जिलानी, असल में जिलानी और गिलानी एक ही हैं और एक ही फैमिली है, एक ही ख़ानदान है और ये गिलान से हैं और गिलान ईरान में है। तो चूँकि अरब दुनिया के लोग जब बगदाद में जाते हैं तो वहाँ पर गाफ नहीं बोल सकते, तो वहाँ पर जिलानी जो हैं वो गिलानी हो जाते हैं। और जहाँ जो अब्दुल कादिर गिलानी, हज़रत अब्दुल कादिर गिलानी वहाँ पर हैं, वो भी वहाँ पर जिलानी ही हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी ने 2 नाम पेश किए हैं या इन 2 नामों की ओनरशिप ले ली है, नाम कहीं से भी आए हैं और उन्होंने ओनरशिप ले लिया, ये बड़ा कमाल है। और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक नई तरह की सियासत कर रही है कि एक आँख अवाम की तरफ रखती है और दूसरी आँख जो है वो खवास की तरफ देखती है। तो ज़ाहिर है इस बीच में से रास्ता निकाल रही है। आप देखते ही हैं कि ये अवाम की तरफ ज़्यादा रास्ता निकलता है या खवास की तरफ रास्ता निकलता है। ये अभी हमारे सामने की बात है, हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल गिलानी साहबान के नाम आगे हैं और दोनों ही, पहले तो एक गिलानी साहब का हम समझ रहे थे, जलील अब्बास गिलानी साहब, जलील अब्बास जिलानी साहब का। अब तसद्दुक़ हुसैन, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, साबिक चीफ जस्टिस, इनका नाम भी आ गया है। तो आप देखते हैं कि कुराए फाल किन के नाम निकलता है। सही। इसका मतलब ये है कि अगर ये मतलब लिया जा रहा है कि इनमें से ही कोई आ सकता है, तो फिर अगर इक़्तिदार मिलता है पीपल्स पार्टी को तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को रेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई हम गिलानी तो एक लेकर आए हैं, तो अब आप थोड़ा रेस्ट करें। तो फिर आप वो तो सेनेट में आराम से बैठे हुए हैं ना, वो तो लीडर ऑफ द हाउस बन के वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके लिए तो मतलब फिर जिलानी और गिलानी जो हैं वो एक ही वक्त में चलते रहें, ठीक है। तो मैं इस पे इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से लहर से मैं चाहूँगा आपका भी तज्ज़िया, लेकिन इलेक्शन के हवाले से शेख साहब आप क्या समझते हैं, इलेक्शन अब वक्त पर मुमकिन है? क्योंकि मामला तो अब मरदमशुमारी का भी है, हल्का बंदियों का भी है। ये इस वक्त तो वक्त पे मुश्किल लग रहा है इलेक्शन, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि ये मरदमशुमारी तो तय हो गई ना, ये CCI ने ये जो है यूनानिमसली तय कर लिया ना जो मरदमशुमारी का, उसमें अब वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन का सही काम है, वो कितना तेज़ी से और कितना जल्दी अब देते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट आना चाहिए ना। और पूरे वक्त पे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन कितना लेट होता है, 1 महीना 2 महीना, जितना कम लेट हो वो बेहतर है। सही, ये कम लेट हो ये, लेकिन आज जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, लगारी साहब, उनका मैं एक बयान भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा ड्राफ्ट मुकम्मल है तो 90 दिन में वो हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन तेज़ी के साथ करे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे 2024 में इलेक्शन, ख्वाजा आसिफ साहब भी डिले की बात कर रहे हैं। तो अभी हुकूमत के अंदर ये नहीं मालूम है, वो इलेक्शन कमीशन पर ही डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जितनी जल्दी, तो इलेक्शन कमीशन के लिए तो इतना आसान नहीं है कि वो रातों रात बैठ के हल्का बंदियाँ कर ले और चीज़ें। तो फिर मान लिया जाए कि 2024 ही इलेक्शन का साल होगा, चाहे वो स्टार्ट की पहली तारीख ही क्यों ना हो जाए। देखें जनाब सेनेटर ताज हैदर रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये अहम मैकेनिज़्म मौजूद है कि हम 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो हल्का बंदियाँ और जो है इंतखाबी लिस्टों के काम को पूरा करके दे सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सकता? असल मसला ये है कि जो अफराद, गिरोह, पार्टी, जमात या कोई सेगमेंट ये चाहता है कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, तो वो अपने लिए फ़वाइद भी सोच रहे होंगे कि उससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे। मेरा ख्याल ये है कि मजमूई तौर पर इलेक्शन ना होने से नुकसान आइन का होगा, नुकसान आवाम का होगा और नुकसान आम आदमी का होगा। लेकिन अगर सब एक चीज़ बड़ी अहम है कि इस वक्त नई हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन हो तो कम अज़ कम जो इतनी लंबी चौड़ी आबादी बढ़ गई है
उस आबादी को शामिल किया जाना भी ज़रूरी है फिर कि ठीक है नई हल्का बंदियाँ हैं तो उस हिसाब से इलेक्शन हो, ये भी तो फिर एक साथ कहते हैं ना कि मामला पैरेलल ज़रूरी है। नहीं, हल्का बंदियाँ नई नहीं हो रही हैं, हल्का बंदियाँ वही रहेंगी, तादाद वही रहेगी। हाँ, सीटें नहीं बढ़ रही। क्योंकि उसकी तादाद बढ़ाते हैं तो फिर आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, वो तो आप कर नहीं सकते हैं, ना आपके अख्तियार में है, ना आपके बस में है, ना आप ऐसा कर सकते हैं। देखें, बहुत सी छोटी मोटी एरर्स हो जाते हैं तो उनको आप ठीक करें। जो बेसिक चीज़ें हैं अगर उसको आप इस आसरे पर कि ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक ने, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर याह्या खान ने, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक ने और नीम चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुशर्रफ ने आइन में तरामीम की थी, लिहाजा फिर वो तरामीम को वैलिडेशन होगी थी। इस आसरे पर अगर आप जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे और ये नुकसान सियासी क़ुव्वतों का सबसे ज़्यादा होगा, सियासी जमातों का सबसे ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल में इससे इन्हें सोचना चाहिए और इलेक्शन जितना जल्द मुमकिन हो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ये ज़रूरी है और इंतखाबात अगर लेट होते हैं तो उसका फ़ायदा कौन उठा सकता है। हमारे साथ सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा हैं। जनरल साहब आपका शुक्रिया। हुकूमत ख़त्म हो गई है और हुकूमत के ख़त्म होने के बाद अब निगरां का मामलात हैं, तो सर ये इलेक्शन और निगरां के मामलात इस पर बड़ा एक लंबा गैप और इलेक्शन का जो है वो डिले होना वो नज़र आ रहा है सर अब? या फॉर श्योर, देखें इलेक्शन का तो एक प्रोसेस चल रहा है ना, और उसके मुताबिक अभी पुरानी असम्बली ख़त्म हो गई है और अभी नई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंशाल्लाह आज या कल ये इंतखाब हो जाएगा और उसके बाद नए फिर इलेक्शंस होंगे और उसके बाद नई गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, अल्लाह करेगी ट्रांसपेरेंसी चले और इसमें सारे लोग हिस्सा लें और ताकि हमारे पास एक वैलिड हुकूमत आ जाए। सही। अच्छा, तो सर ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जाते जाते एक तो बिजली भी महंगी हो गई, आज के दिन आपने भी खबर देख ली होगी, साथ ही साथ इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो लोग तो पहले बड़ी मुश्किल में थे सर, और अब जाते हुए जो आपकी जमात की हुकूमत, इत्तेहादियों की हुकूमत है, उसने इतनी मुश्किल कर दी है, तो निगरां हुकूमत के दौर में तो फिर आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। आप लोग तो फिर भी आवाम को जवाब दे होते थे, वो तो सिर्फ निगरां है सर, उनका तो अवामी राब्ता ही नहीं होता, आप तो फिर भी अवामी राब्ते के लोग हैं। तो फिर आवाम पाकिस्तान की समझ ले कि मुश्किल तरीन मज़ीद वक्त पाकिस्तानियों के लिए? नहीं, देखिए इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं आपको श्योर करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये देखे ना, एक जो डाउन स्लाइड शुरू हुई थी और ये बहुत से लोन इकट्ठे होते रहे टैक्स की वजह से, और वही हमारा बिग इशू है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसकी वजह से आपका जो इतना डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होता या इतना डिफेंस पे खर्च नहीं होता जितना आपका सूद देने पे खर्च हो जाता है, इससे बेबरकती भी है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। पिछले 75 सालों में हमें इस चीज़ का अदराक होना चाहिए था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप मुश्किल में आएंगे। तो अभी क्योंकि ये कल्मिनेशन उसकी से आ गया था और पिछली हुकूमत की वजह से और जितने पहले कर्जे थे उससे डबल कर्जे ले लिए, तो फिर आगे ये मसला चलता रहा। तो अभी खुदा के करम से दाएं बाएं से निकिया, प्लस जो ग्रोथ होगी ना, आपकी आमदनी बढ़ेगी। मसलन ये कि एग्रीकल्चर के अंदर एक साल में 2, 3 बल्कि 4 फसलें उठाई जा सकती हैं। IT के ऊपर जोर दिया जा रहा है, माइनिंग पे दिया जा रहा है, फॉरेन रेमिटेंसेस बेहतर हों, तो खुदा के करम से ये एक्सपोर्ट बेहतर हो जाए, आपका रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम बेहतर हो जाए, तो इससे उठेगा। लोन लेने से तो कौमें नहीं उठती ना। तो लेकिन आई कैन अश्योर यू कि जो बुरी हुकूमत के लोग भी आएंगे वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर वो खास सियासीदान है या नहीं है, दिल के अंदर हर के दिल के अंदर दर्द है और सारे जो है अफेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी इखलास के साथ आगे चलेंगे और ये मुआशी पॉलिसी को आगे लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह अवाम की मुश्किलात में दूरी जो है उसकी तगोदो की जाएगी। सही। तो सर अभी भी आप इकट्ठे हुकूमत कर रहे थे, अगले इलेक्शन में भी जो भी नज़ायज होते हैं, अगर इसी तरह से कोलेशन करके गवर्नमेंट बनती है तो ये सर अभी आज जो काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक सर वज़रा मुमलिकत, मुआवनीन खुसूसी, मुशीरान तमाम की तादाद सर 83 थी। 83 बहुत लंबी चौड़ी तादाद होती है सर। तो ये इतना लंबे चौड़ी जहाज़ों अगर काबीनाएँ बनाई जाएँ
तो फिर तो सर खर्चे भी उसी तरह से और चीज़ें भी उसी तरह से बनती हैं। तो इधर भी तो तवज्जो होनी चाहिए कि आवाम से बिलों की और टैक्सों की मद में तो कुर्बानी हो और इधर कुर्बानी ना हो, तो बड़ा यह सर फ़र्क होगा। देखिए, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है और ये हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का पॉइंट होना चाहिए और हमारे हाकिमों को भी ये समझ आनी चाहिए कि मिनिमम लोगों के साथ काम चलाएं और गवर्नमेंट के पैसे को ऐसा खर्च करें जैसे आप अपने घर के पैसों को खर्च करते हैं एहतियात के साथ। तो ये बहुत लंबी ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, हर पार्टी जो है वो करती थी, ये भी अनफॉर्चुनेट है। देखिए, अगर आपने कौमी सतह पे मदद करनी है और एक हुकूमत के साथ आप अलायंस कर रहे हैं तो मिनिस्ट्रियां ना मांगे खुदा के वास्ते। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है, ये एक हुकूमत का नहीं है। जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वो फिर ब्लैक मेलिंग तो होती है कि नहीं करेंगे तो हम साथ नहीं मिलेंगे। इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यही है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसके अंदर अगर तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है फिर तो असली लीडर के गिरेबान पे हाथ जाना चाहिए, जो 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद अगर 80 बंदे लेके बैठ जाता है या मशीर और फलाना और हर किसी को ओबलाइज करना है, कोई अटॉर्नी जनरल बन रहा है, कोई एडिशनल बन रहा है, कोई डिप्टी बन रहा है, कोई इधर उधर, ये बाखुदा ये चीजें मुल्क को नहीं आगे लेके जाती। आपको एक एक कतरा इकट्ठा करके तो आपको दरिया की सूरत में पैदा करना होगा। इखलास के साथ थोड़े बंदे हुकूमत में रखें, अखराजात, गाड़ियों के अखराजात, जहाजों के अखराजात, हेलीकॉप्टर्स के अखराजात, ये वो देखिए। आपका बोल टीवी बहुत अच्छा है। मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि मैं जब मिलिट्री सेक्रेटरी था ना जी, तो प्राइम मिनिस्टर साहिबा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बख्शे, बड़ी मेहरबान थी मेरे पर। तो एक दफा जब उन्होंने जाना था मरी में, तो संडे वाला दिन था, तो उन्होंने कहा वहाँ ही जाऊंगी तो डाक देखूंगी, तो हेलीकॉप्टर तैयार हो, हमने तैयार कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो टोनी ब्लेयर ने आना है तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं जा सकती। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है, फिर ये बच्चे जो हैं इनको हेलीकॉप्टर ले जाए और वो गवर्नर हाउस में ये उधर से इनको लंच करेंगे तो आ जाए। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि मैंने कहा मैडम, आप जब सफर नहीं कर रही हेलीकॉप्टर से तो बच्चे सफर करने की एंटाइटल्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शन। ये इनकी प्रायोरिटी तब आती है जब आप हैं, आपके साथ ऑफिशियल की प्रायोरिटी है, उसके बाद बच्चे की। तो अल्लाह उन्हें खुश रखे। मैं ये उनकी अजमत को भी सलाम करता हूँ कि देन शी लिसन टू मी एंड शी सेड, अब मुझे इंस्ट्रक्शन दिखाई तो उन्होंने वो बात मानी। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा अभी ये कैबिनेट में इनकी हमारी गाड़ियां हैं जो एंटाइटलमेंट है, वो इनको बच्चों को ले जाएंगी उधर और उधर से आ जाएंगी, टाइम भी इतना ज्यादा नहीं खर्च होगा, सेफ भी रहेगा हम कानून। तो मैं कहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें, और बहुत कुछ मैं करता रहा। बाहर जाते थे तो मैं कहता था कमरे शेयर करें, गाड़ियां शेयर करें। तो मतलब है हर सतह के ऊपर। मैंने स्टील मिल चलाई तो वहाँ भी अल्लाह का करम है, मैसें बंद करके कैंटीनों में जवानों के साथ आप लेबर के साथ खाना खाएं, बैठे, उन्हीं का लिबास पहने, उनकी सामने देखो। हम अभी यहाँ ये कानूनी नहीं है पाकिस्तान किसी की भी, हमारा अपना मुल्क है और हमें मट्टी के साथ मट्टी होके इस मुल्क को आगे लेके जाना है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर सोचा जाए हुक्मरानों की जानिब से तो फिर मामलात जो है वो बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम नून के रहनुमा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं पिलडार से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इलेक्शन के मामलात की जब बात होती है तो अब तो वो मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ और हल्का बंदियों के बाद के मामलात हैं। तो सर फिर अब ये आइनी तौर पर तो किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होगी कि हुकूमतें 90 दिन की बजाय चाहे वो अब 180 दिन तक भी चल जाएं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल पहला तो ये है कि ये बात बिल्कुल एक गिवन नहीं है, यानी ये तयशुदा बात नहीं है कि इलेक्शन में पोस्टपोन होना है, क्योंकि ये आइन के अंदर थोड़ी सी मैं समझता हूँ कंफ्यूजन है, यानी क्लियर नहीं है। आर्टिकल 51(5) के अंदर तो सिर्फ इतना कहा गया है कि जब नई मरदमशुमारी हो तो उसके मुताबिक, नई आबादी के मुताबिक सूबों का जो शेयर है कौमी असम्बली की सीट्स में, उसको रिवाइज कर दिया जाए उसके मुताबिक। उसमें इतना लिखा गया है, लेकिन उससे बाद लोग इंटरप्रेट ये कर रहे हैं कि इसका मतलब, अब ये कहना बहुत जरूरी है कि इस वक्त नई मरदमशुमारी के मुताबिक कि कौमी असम्बली की सीटों का तनासब है वो तब्दील नहीं हुआ, वो वही है जो 2017 में था। ये बहुत बड़ा हुस्न इत्तफाक है, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है अकॉर्डिंग टू दी न्यू सेंसस कि उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। तो अगर उसमें तब्दीली नहीं आ रही है तो आइन की मंशा तो पूरी हो गई।
अब ये नीचे जो हल्का बंदियां हैं उनको तब्दील करना, जिलों की सतह पे जाके करना, ये आइन में नहीं लिखा हुआ, ये इंटरप्रिटेशन है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस इंटरप्रिटेशन से एग्री ना करे, और अगर वो एग्री ना करे तो फिर वो आइन का आर्टिकल 224 है जो कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होगा जी, वही बाइंडिंग होगा और वो इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। तो ये तब्दीली जो है ये मतलब तयशुदा नहीं है कि लाजमी ये इलेक्शन शेड्यूल आगे जाएगा। ठीक, अच्छा तो बिल्कुल सही। अच्छा, अब देखते हैं कि इस चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।